बल एवं गति। इसमें पहला टॉपिक है मापन तथा मात्रक। राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि। भौतिक राशियाँ, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। सदिश वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकन, तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुव, आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। माप के मात्रक इकाई किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम मूल इकाई हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तब उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को अस्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति की ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं जिन्हें जो निम्न है। पहला मूल मात्रक। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/2 2997 सेकंड में तय किया करता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसे संकेत में किलोग्राम लिखते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 91, 92, 63, 17, 70 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। आइंस्टाइन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत में समय को चतुर्थ विमा के रूप में प्रयुक्त किया है। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका प्रतीक ए है। ताप का मूल मात्रक केल्विन। जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट रेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि कोई घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट रेडियन कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अव्ययी तत्वों, परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं। संपूरक मात्रक रेडियन।
किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप तथा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। स्टेरेडियन किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को एक स्टेरेडियन कहा जाता है। यह ठोस कोणों को मापता है। मूल मात्रक लंबाई, इसका लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। संपूरक मात्रक में समतल कोण का रेडियन हो जाएगा, ठोसी कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा। महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। घन मीटर क्यूब, चाल मीटर पर सेकेंड, घनत्व किलोग्राम पर घन मीटर, घनत्व किलोग्राम घन मीटर, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, कार्य किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, शक्ति या सामर्थ्य जूल प्रति सेकंड या वाट, आवेग न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड, संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 की घातों में मापन, 10 की घात में मापन, 10 की घात 1 में डेका, 10 की घात 2 में हेक्टो, 10 की घात 3 में किलो, 10 की घात 6 में मेगा, 10 की घात 9 में डेका या इसी को हम गीगा भी बोल देंगे। और 10 की घात -15 फैक्टो या बोल देंगे। 10 घात -12 को पीको, 10 घात -9 को नैनो, 10 घात -6 को माइक्रो, 10 घात -3 को मिली, 10 की घात 12 को हेक्टो या इसको हम टेरो भी बोल देंगे। 10 घात 15 को पेटा, 10 घात 18 को एक्सा और 10 घात -18 को एटो और 10 घात -2 को सेंटी, 10 घात -11 को डेसी, 10 घात -10 को एंगस्ट्राम, 10 घात -15 को फेमेटो इंपॉर्टेंट है, 10 घात -15। समय के मात्रक, एक वर्ष बराबर 365 दिन बराबर 3.1536 गुणे 10 घात -7 सेकंड या 12 सौर मास। एक अधिवर्ष लीप ईयर बराबर 366 दिन। एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन या 28 दिन। एक सूर्य मास बराबर 30 या 31 दिन। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक दिन बराबर 24 घंटा। एक घंटा बराबर 60 मिनट। एक मिनट बराबर 60 सेकंड। एक मिली सेकंड बराबर 10 घात -3 सेकंड। एक नैनो सेकंड बराबर 10 घात -9 सेकंड। एक पिको सेकंड बराबर 10 घात -12 सेकंड। एक सौर दिवस बराबर 24 घंटा। दूसरा, बल एक धक्का या खिंचाव है जो या तो किसी स्थिर वस्तु की स्थिति या आकार को परिवर्तित करता है या करने का प्रयास करता है। इसे यफ से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ज्ञात हो कि बल हमेशा संरक्षित नहीं रहता है। यमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक डाइन या एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक पाउंड होता है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान या बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह बराबर यम ए, जहाँ यम बराबर वस्तु का द्रव्यमान, ए बराबर वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यम बराबर 1 किलोग्राम या ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड हो तो यह बराबर 1 न्यूटन होगा। अर्थात 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 पाउंडल बराबर 138.25.7 डाइन। बलों का वर्गीकरण, बल कई प्रकार के होते हैं। बल की कई श्रेणियाँ हैं। संपर्क बल, वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर क्रियाशील होता है तथा एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, इसे पेशी बल भी कहते हैं। उदाहरण, जब किसी वस्तु को ढकेला जाता है तो वस्तु तथा हाथों के बीच कार्यकारी बल संपर्क बल होता है। असंपर्क बल, वह बल जो केवल महसूस किया जा सकता है परंतु जिसका कारक दिखाई नहीं देता, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण, पृथ्वी पर जब चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाती है तो वह चुंबकीय बल असंपर्क बल के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है जिसे कारण वह एक बल आरोपित करता है। यह बल सदैव पिंड के केंद्र की ओर लगता है तथा इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2।
यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह बराबर G m1 m2/r², जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत एवं चुंबकीय बलों के संयुक्त रूप से विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकार के हो सकते हैं। ज्ञात हो कि चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है, जबकि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। ज्ञात हो कि चुंबकीय बल F बराबर 1/4 पाई म्यू I1 I2/r², जहाँ Q1 Q2 आवेश हैं। नाभिकीय बल। वे बल जो परमाणु नाभिक के संयोजन या वियोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए उत्तरदायी बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों एवं एंटी न्यूट्रॉनों के बीच होने वाली पारस्परिक अभिक्रिया दुर्बल बलों के कारण होती है। घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर गति करती है तो गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल लगता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक या सीमांत घर्षण बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए परंतु वह गतिमान न हो तो स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। इसका सीमांत मान संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सर्पी या गतिज घर्षण। जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो सर्पी घर्षण कार्य करता है। इसका मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यह घर्षण बल भी संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लोटनिक घर्षण बल। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करता है। किसी तरल घर्षण वह घर्षण होता है जो गैसों तथा द्रवों में कार्य करता है। ज्ञात हो कि चरम घर्षण बल तथा गतिक घर्षण बल दोनों स्पर्श में सतह के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होते हैं तथा यह घर्षण का प्रथम नियम है। चरण घर्षण बल तथा गतिक घर्षण बल दोनों स्पर्श सतहों को दबाने वाले अभिलंब बल के समानुपाती होते हैं, अर्थात Fs बराबर μs_n तथा Fk बराबर μk_n। इसे घर्षण का दूसरा नियम भी कहा जाता है। गतिक घर्षण बल सरकने की चाल से लगभग स्वतंत्र होता है बशर्ते चाल कम हो। यह घर्षण का तीसरा नियम है। गतिक घर्षण से लोटनिक घर्षण से कम होता है, यही घर्षण का चौथा नियम है। स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सर्पी घर्षण होगा, उसके बाद लोटनिक होगा। अब केंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर पथ के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अब केंद्रीय बल कहते हैं। यह बल परिमाण में v²/r, जहाँ v वस्तु का वेग और r वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है के बराबर होता है। Fc बराबर mv²/r। ये अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वह बल जो वृत्ताकार पथ के केंद्र से विपरीत दिशा में प्रभावी होता है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े अपकेंद्रीय बल के कारण ही साफ होते हैं। तनाव बल। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु में बांधकर लटका दिए जाए या खींची जाए तो उस वस्तु का भार या खिंचाव का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में एक तनाव बल उत्पन्न होता है जिसे तनाव बल कहते हैं। बलों के संबंध में महत्वपूर्ण तत्व। जब दो वस्तुओं में आपस में जो अन्योन्य क्रिया होती है तभी बल आरोपित होता है। जब बल आरोपित होता है तो वस्तु में त्वरण अथवा मंदन उत्पन्न होता है। बल ही वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तित कर देते हैं तथा बल से ही गति में भी परिवर्तन होता है। यदि दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हों तो इनके संगामी बल कहते हैं। यदि ये बल एक ही दिशा में हों तो परिणामी बल इन बलों के योग के बराबर होगा। F बराबर F1 + F2। यदि ये बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो F बराबर F1 - F2 हो जाएगा। यदि संगामी बल थीटा अंश के कोण पर कार्यरत हो तो परिणामी बल F बराबर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। यदि संगामी बल एक सरल रेखा में यदि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो थीटा बराबर 0 अंश, अतः परिणामी बल Fr बराबर 2F के हो जाएगा। यदि संगामी बल एक सरल रेखा में तथा विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो थीटा बराबर 180 अंश, अतः परिणामी बल Fr बराबर 0 हो जाएगा। यदि दोनों बल 90 अंश के कोण पर हो तो Fr बराबर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 2√F के बराबर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्यरत हो तथा वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो यह अवस्था बलों की संतुलन अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में परिणामी बल शून्य होता है। यदि किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करें तो संतुलन अवस्था में न हो तो वस्तु परिणामी बल की दिशा में गति करेगी। जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है तो बल के अनुप्रयुक्त बिंदु से होकर बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि दो संगामी बलों को
परिमाण एवं दिशा के किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से आरेखित किया जाए तो इनके परिणामी बल परिमाण एवं दिशा में भुजाओं के कटान बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। सभी जीव अपने शारीरिक क्रियाकलापों या अन्य कार्यों हेतु पाचन क्रिया में भोजन का आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाना, श्वसन के दौरान फेफड़ों का फैलना या सिकुड़ना, उठना बैठना, खेलना फेंकना आदि पेशी बल के कारण ही संभव हो पाता है। पेशी बल तभी कार्य करता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। घर्षण बल संपर्क में आने वाले पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि पृष्ठ चिकने हो तो घर्षण बल कम तथा यदि पृष्ठ खुरदुरे हों तो घर्षण बल अधिक होता है। और डोरी में गांठ लगाना, ब्रेक लगाने पर वाहन का रुकना, माचिस की तीली जलाना घर्षण के कारण संभव होता है। वाहन के टायर घिस जाने पर फर्श चिकना होने पर घर्षण कम हो जाता है, अतः टायर फिसल जाते हैं या व्यक्ति फर्श पर फिसल जाता है। हमारा चलना, बोलना, लिखना, पकड़ मजबूत होना घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। यदि घर्षण है तो मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, अतः घर्षण कम करने हेतु स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक प्रकार का स्नेहक है। बॉल बियरिंग द्वारा सर्पी घर्षण का लोटनिक घर्षण में परिवर्तन किया जाता है। सौरमंडल में सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यथास्थान बने रहते हैं। चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड का कोई भी दो कण आपस में एक दूसरे पर बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ज्ञात हो कि समुद्रों का ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ज्ञात हो कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं जो प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहलाती है। W बराबर mg। इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अतः द्रव्यमान या तथा भार अलग अलग राशियाँ हैं। ज्ञात हो कि गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल तथा विद्युत बल किसी न किसी दूरी पर कार्य करते हैं, जबकि घर्षण बल दूरी पर कार्य नहीं करता बल्कि इसके लिए सतहों का संपर्क दूरी बराबर 0 में होना आवश्यक है। ध्यान रहे कि पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना गुरुत्व बल के कारण, बैल द्वारा बैलगाड़ी को खींचना पेशी बल के कारण, चुंबक पर लोहे की कील का चिपकना चुंबकीय बल के कारण, सूखे पत्ते में कंघी रगड़ कर कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना विद्युत बल के कारण ही संभव हो पाता है। चंद्रमा की सतह से यदि कोई पदार्थ पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार तो बदल जाता है परंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। बाह्य बल के अनुपस्थिति में संवेग P बराबर mv संरक्षित रहता है तथा एक लंबी छलांग लगाने वाले छलांग लगाने से पहले दौड़कर आता है ताकि संवेग बढ़ सके। गति। अगला टॉपिक गति। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिशील कही जाती है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु स्थिर होती है। कहा जाता है कि वस्तु विराम में। गति के प्रकार। गति मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं। पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा है दोलन या कंपन गति, तीसरा है यादृच्छिक गति, चौथा है प्रक्षेप गति, पांचवा है वृत्तीय या वक्रीय गति, छठा है ऊर्ध्व गति, सातवां है आवर्त गति, आठवां है गुरुत्वाधीन गति। सरल रेखीय गति, इसे ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। इस गति में पथ एक सरल रेखा में होता है तथा गति की दिशा भी नियत रहती है। उदाहरण किसी व्यक्ति का सड़क पर चलना। दूसरा यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन में वह गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा एवं पथ अनिश्चित होता है यादृच्छिक या अनियमित गति कहलाती है। उदाहरण किसी कीट की गति, फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ियों की गति, ये यादृच्छिक या रैंडम गति कहलाएगी। वृत्तीय गति, इस प्रकार की गति में वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करती है। उदाहरण पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, साइकिल के पैडल की गति आदि। ज्ञात रहे कि इस प्रकार की गति में वस्तु का प्रत्येक कण
पथ के केंद्र से सदैव निश्चित दूरी पर बना रहता है। यदि वस्तु की एक समान चाल v तथा पथ की त्रिज्या r हो तो वस्तु में केंद्र की ओर लगने वाला अपकेंद्री बल अपकेंद्री त्वरण v²/r। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस वस्तु के वेग का परिमाण तो समान रहता है, परंतु गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। आवर्त गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को पुनरावृत्ति करती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का परिक्रमण एवं सरल लोलक की गति। दोलन गति या कंपनीय गति, आवर्त गति करने वाला कोई पिंड जब अपनी माध्य अवस्था के इधर उधर गति करता है तो इसे दोलन या कंपनीय गति कहते हैं। ज्ञात हो कि जब पिंड विरामावस्था में हो तो उस पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो जाता है, किंतु जैसे ही पिंड विरामावस्था में से थोड़ा विस्थापित होता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है। ध्यान रहे कि सामान्यतः दोलन एवं कंपनीय गति लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु दोलन में आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या से कम होती है, जबकि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है। प्रक्षेप गति, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। ऊर्ध्वगति, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 अंश का कोण बनाते हुए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गति करती है तो इसे ऊर्ध्वगति कहते हैं। गुरुत्वाधीन गति, वे सभी गतियाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कार्य करती हैं गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। उदाहरण, दोलन गति, ऊर्ध्वगति, प्रक्षेप गति आदि। विस्थापन समय ग्राफ, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है जिसकी प्रवणता उस वस्तु की चाल बतलाती है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है। दिए गए चित्र में AOX BOX अर्थात वस्तु A की प्रवणता वस्तु B की प्रवणता से अधिक है, इसलिए दिए गए ग्राफ में वस्तु A की चाल वस्तु B से अधिक होगी। एक समान गति और असमान गति, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में समय अंतराल छोटा या बड़ा हो सकता है। जब वस्तु या समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति। चाल तथा वेग, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय। तात्क्षणिक वेग डेल्टा x/80 हो जाएगा। ज्ञात रहे कि तात्क्षणिक चाल बराबर तात्क्षणिक वेग का परिमाण होता है जो कि v के बराबर होता है। दूरी तथा विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी, जबकि किसी वस्तु को प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। दूरी एक अदिश तथा विस्थापन एक सदिश राशि है। यदि कोई वस्तु पहले A से B तक 3 किलोमीटर तथा फिर B से C तक 4 किलोमीटर का पथ तय करती है तो इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर होगी, जबकि विस्थापन A से C तक की ओर 3 का वर्ग 4 का वर्ग अंडर रूट में तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ज्ञात रहे कि यदि कोई वस्तु केवल एक ही दिशा में गतिमान है तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी विस्थापन होती है। इस स्थिति में वस्तु के औसत वेग का परिमाण भी औसत चाल के बराबर होता है। अवरोधन दूरी, वह दूरी जो वाहन ब्रेक लगाने के बाद से लेकर रुकने तक चलता है अवरोधन दूरी कहलाती है। U2/2 हो जाएगा, UT/2 हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक वेग गुणे समय बटा 2, ये अवरोधन दूरी हो जाएगी। त्वरण, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा इसका मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। G का मान भूमध्य रेखा पर
न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग होता है। मुक्त पतन, किसी वस्तु के स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने को मुक्त पतन कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कारण त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन हेतु वायु का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। यही कारण कि निर्वात वायु प्रतिरोध शून्य में एक पंख तथा गेंद दोनों को मुक्त रूप से छोड़ने पर दोनों ही समान समय में धरती पर पहुंचेंगी। यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गतिशील है तो जी का मान धनात्मक +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तथा विपरीत दिशा में जी का मान -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। गुरुत्वाधीन गति में एक स्थान पर जी का उपयोग करते हैं, अतः गुरुत्वाधीन गति के लिए नीचे आते हुए v बराबर u प्लस जी टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's, ऊपर जाते हुए v बराबर u प्लस जी टी, यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's हो जाएगा। गति के समीकरण, गैलीली ने गति के 3 समीकरणों को प्रस्तुत किया। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा 90 सेकंड में चली गई दूरी यसन बराबर u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1 हो जाएगा। 2t-1 न्यूटन के गति विषयक नियम। वर्ष 1686 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति विषयक 3 नियम दिए। गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, वो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ज्ञात हो कि गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना अधिक होगा। उदाहरण, जड़त्व के कारण ही रुकी हुई गाड़ी चलने पर यात्री पीछे की ओर तथा चलती हुई गाड़ी रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ते हैं। जड़त्व के कारण ही टहनी हिलने पर फल नीचे गिरते हैं। जड़त्व के कारण कंबल पर डंडे से प्रहार करने पर धूल के कण पृथक होते हैं। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर कार्यरत बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह त्वरण बल की दिशा में ही उत्पन्न होता है। यह प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल टू 1/m, यह बराबर यम हो जाएगा। इसे न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यदि यह एक सदिश राशि P बराबर mv, जब किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए बल कार्य करता है तो संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। I बराबर डेल्टा P, या यह प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा। ज्ञात हो कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। यह प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। गति का तीसरा नियम कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगेगी। F(AB) बराबर -FBA। F(AB) वस्तु A पर वस्तु B द्वारा लगाया गया बल। F(BA) बराबर वस्तु B पर वस्तु A द्वारा लगाया गया बल। उदाहरण, बंदूक चलाने पर कंधे पर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, वायुयान के प्रोपेलरों द्वारा वायु को पीछे की ओर फेंकना, नाव चलाने के लिए पतवारों से पानी पीछे ढकेलना, तैरते समय तैराक द्वारा पानी को हाथ एवं पैरों से पीछे ढकेलना आदि। गुरुत्वीय केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां उसकी समस्त भार कार्य करता है। जैसे समान छड़ के अक्ष का मध्य बिंदु हो जाएगा। त्रिभुजाकार ठोस का मध्यिकाओं का कटान बिंदु हो जाएगा। वर्गाकार या आयताकार ठोस का विकर्णों का कटान बिंदु हो जाएगा। वृत्ताकार पटल का वृत्त का केंद्र होगा। शंकु और ठोस का शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई पर होगा। खोखला शंकु रहेगा तो शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई पर होगा। समांतर चतुर्भुज रहेगा तो विकर्णों का कटान बिंदु होगा। और ठोस गोला रहेगा तो गोले का केंद्र हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण ही है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण
बल के कारण मिल पाता है। यदि कोई बल नहीं हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। यदि यम तथा यम द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं तथा उनके बीच आकर्षण बल यफ है तो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार उन पर लगने वाला आकर्षण बल यफ बराबर जी यम यम अपान डी स्क्वायर होगा, जहाँ जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। सार्वत्रिक नियम कहने का तात्पर्य यह है कि यह नियम विश्व की सभी छोटी बड़ी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो पार्थिव हो या खगोलीय। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें ऐसी परिघटनाओं की सफल व्याख्या मिलती है जो पहले असंबद्ध मानी जाती थी, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा की गति। जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान घटता जाता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। गुरुत्वीय बल एवं गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का कारण है, इसलिए हम इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्दिष्ट किया जाता है। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के, अर्थात ms-2। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान तथा भार। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण जी पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट किया जाता है। W बराबर mg होता है। किसी वस्तु का द्रव्य चंद्रमा पर भार होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान ही नहीं त्रिज्या भी काफ़ी कम है। पलायन वेग। किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितने अधिक वेग से फेंकते हैं वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। यदि वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। अतः पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। पलायन वेग VE = √2GRE। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने हेतु अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से। तारे किसका चक्कर लगाते हैं? अपनी मंदाकिनी का। तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है? 36,000 किलोमीटर। IAS और UPSC में आया था ये। ग्रहों व उपग्रहों के मार्ग को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं। M8
6 में आया था, मैट में आया था। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार व द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? उसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? वहाँ गैसों के अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए। जी का मान 6.6 गुणे 10 घात 19 न्यूटन मीटर किलोग्राम होता है। प्रणोद तथा दाब। किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल प्रणोद कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले नेट बल अर्थात प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति -2 होता है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लाविकता के आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, जबकि पानी का 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान बढ़ जाता है। यही कारण है कि धारीदार चाकू से फल काटने में आसानी होती है। वायुमंडलीय दाब। इकाई क्षेत्रफल पर उसके ऊपर स्थित वायु द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसका मात्रक मिली बार या पास्कल होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1013.25 मिली बार या 1.01325 बार। एक पास्कल बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर वर्ग होता है। दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। दाब एक अदिश राशि है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। बैरोमीटर में यदि पारे का तल अचानक से गिरता है तो वह तूफान के आने का सूचक होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरने से वर्षा आने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना रहती है। द्रवों में दाब। किसी बर्तन में द्रव के स्तंभ के कारण तल पर लगने वाला दाब P बराबर HdG है, जहाँ पे H द्रव की ऊंचाई, D द्रव का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाता है। द्रव में किसी निश्चित गहराई पर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। बिंदु A पर दाब, बिंदु B पर दाब, बिंदु C, मतलब यहाँ पे सबसे नीचे सबसे ज़्यादा दाब होगा नीचे तली पर होगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे ये रहेगा। तो कुल दाब क्या हो जाएगा? P0 बराबर P0 प्लस HdG होगा। पास्कल का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान रहेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पास्कल के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बंद बर्तन में उपस्थित द्रव के किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो यह बल सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है। ज्ञात हो कि दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें वो रखा जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। उदाहरण मोम आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। उदाहरण बर्फ। पृष्ठ तनाव। द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। द्रव का ऊपरी पृष्ठ सतह स्वतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र रूप से कहा जाता है जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव के ऊपरी पृष्ठ के नज़दीक न होकर द्रव के भीतरी होने वाले अणु अपने पड़ोसी अणुओं से चारों तरफ पूर्ण रूपेण घिरा होता है। ऐसे अणु अपने पड़ोसी अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित किया जाता है। इसलिए इस किसी एक
दिशा में परिणामी खिंचाव शून्य होता है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ सतह के नज़दीक का अणु के ऊपर कोई अन्य द्रव अणु नहीं होते, इसलिए ऐसा अणु नीचे की ओर खिंचाव महसूस करेगा। चूंकि द्रव के ऊपरी सतह के नज़दीक के सभी अणु इसी तरह नीचे की ओर आकर्षण बल महसूस करते हैं, इसलिए द्रव ऐसे काम करता है मानो कि वह तना हुआ प्लास्टिक या इलास्टिक झिल्ली हो, जहाँ तक संभव हो अपने को सिकोड़ने का प्रयास कर रहा हो। अतः द्रव का पृष्ठ सतह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वह तनाव या टेंशन में है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई में चले जाते हैं, जिससे कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, परंतु जल की मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह पृष्ठ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। केशिकात्व कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली में कोई भी द्रव किसी सीमा तक चढ़ेगा, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे उतर जाता है। जैसे जैसे जब केश नली पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली में धंसी हुई होती है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारे की सतह उभरी हुई रहती है। यदि केश नली की त्रिज्या r, पृष्ठ का तनाव t तथा द्रव घनत्व d हो तो नली में चढ़े या उतरे द्रव की ऊंचाई या गहराई h बराबर 2t cos थीटा अपान r/dg होगा, जहां थीटा द्रव का स्पर्श कोण है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि नली जितनी पतली होगी द्रव उतनी ही अधिक ऊंचाई पर जाएगा, मतलब जिसकी त्रिज्या कम होगी उसमें चढ़ाव ज़्यादा होगा। शुद्ध जल के लिए थीटा का मान लगभग शून्य होता है और पारे के लिए इसका मान 135 डिग्री होता है। कास थीटा बराबर 1, कास 135 बराबर -0.71, अतः पारे के लिए यच का ऋणात्मक मान होता है, जो यह बताता है कि पारा केश नली में नीचे गिर जाता है। केशिकत्व का उदाहरण निम्न है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण भी तेल ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों व एवं पत्तियों तक जल आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो केश नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुँच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों न हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक बढ़ तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। कागज पर फैली स्याही को मसीचूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कैसे? केशिकत्व के कारण मसीचूस पत्र रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लेता है। पानी के स्वतंत्र तल पर तेल की कुछ बूंदें डालने पर तेल पतली फिल्म के रूप में पानी के पृष्ठ पर फैल जाता है। क्यों? पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल तेल के अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल से अधिक होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और किसी निश्चित मात्रा के लिए गोली आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? द्रव के अणु संसंजक बल के कारण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। द्रव बूंद द्वारा संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? संसंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव। तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है तथा घनत्व भी जल से कम होता है, जिससे तेल की बूंदें जल के ऊपर ही पूरी तरह से फैल जाती हैं। बत्ती या स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न केशिकत्व के गुण के कारण। क्विक सिल्वर किस धातु को कहते हैं? पारे को कहते हैं। लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने को केशिकीय उन्नयन कहते हैं। यदि केश नली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो
पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? पहले का आधा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उस तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होगा। श्यानता, विस्कोसिटी, द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। यह एक प्रकार का घर्षण बल है। बर्नौली का प्रमेय, यह प्रमेय किसी तरल की गति में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक धारा रेखीय प्रवाह में गति करता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इससे एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। P प्लस हाफ कौन कौन सी ऊर्जा है? दाब ऊर्जा, मतलब P गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर या रो स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा HdG या रोड Hg स्थिरांक होता है, मतलब नियत रहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, वेंटुरीमीटर यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है। प्रवाह की दर Q बराबर A1A2 √2 GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, जहाँ A1 A2 अनुप्रस्थ काट वाले दो बिंदुओं के बीच दाबांतर H है। समुद्र में एक दिशा में एक दूसरे के समांतर गतिमान दो जलयानों के अधिक निकट आ जाने पर उनके बीच का स्थान सकरा हो जाता है, जिससे वहाँ के जलयानों के सापेक्ष विपरीत दिशा में चाल बहुत अधिक हो जाती है। फलतः वहाँ दाब कम हो जाता है तथा जलयानों के बाहर की ओर लगने वाली अधिक दाब से उत्पन्न दाबांतर के कारण जहाज टकरा जाते हैं। तेज आंधी आने पर टिन की छत उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर की वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फलतः टिन की छतें उड़कर दूर जा गिरती हैं। जब कोई गाड़ी प्लेटफार्म पर तेजी से आती है तो वहाँ पर वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्लेटफार्म पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर दाबांतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है, जिससे सारा कूड़ा करकट पत्ते आदि गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगते हैं। अतः गाड़ी आते समय प्लेटफार्म पर पटरी से दूर खड़े होना चाहिए। कणित्र या एटोमाइजर भी बर्नौली के प्रमेय या सिद्धांत पर कार्य करता है। कणित्र द्वारा द्रव को छोटी छोटी फुहारों की बूंदों में परिवर्तित किया जाता है। कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो कार्य किया हुआ माना जाता है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाकर D विस्थापन किया जाए तो W बराबर F इंटू D होगा। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। यदि बल एवं विस्थापन दोनों समांतर न हो तो बल किसी कोण पर हो तो किया गया कार्य W बराबर FD cos थीटा होगा। ऊर्जा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर या जूल होता है। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा निम्न प्रकार की होती है। पहला, यांत्रिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति या बल क्षेत्रफल में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। उदाहरण, बहता हुआ जल, दौड़ते हुए व्यक्ति आदि में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के लिए बराबर होती है जो उस वस्तु को वेग प्रदान करने के लिए वस्तु पर किया जाता है, और यह ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, खींचे गए रबर बैंड में ऊर्जा, धनुष की डोरी में ऊर्जा आदि। P बराबर mgh होता है। जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तथा वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। वस्तु में विद्यमान यह ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा किसी यम द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। P बराबर mgh। ज्ञात हो कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यह केवल संरक्षी बलों के लिए ही परिभाषित हो सकती है। बल क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर इसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह ऊर्जा किसी निकाय की संपूर्णता से संबंधित होती है, न
कि उसके किसी कण से। ध्यान रहे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यदि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों ही शून्य हो तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा भी शून्य होती है। परंतु यदि किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होगी। किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा यदि ऋणात्मक हो तो वह निकाय बद्ध अवस्था में होता है। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता ग्रह। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाध्य बलों का परिणामी मान शून्य हो तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। दूसरे शब्दों में, किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के शून्य होने पर भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। द्रव्यमान ऊर्जा। आइंस्टीन का सूत्र E बराबर mc² किसी द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण संचित ऊर्जा को बताता है। यह द्रव्यमान ऊर्जा ही नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। ऊष्मीय ऊर्जा वह ऊर्जा जो किन्हीं दो सतहों के घर्षण या किसी वस्तु के जलने या सौर विकिरण से उत्पन्न हो, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा यह ऊर्जा किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश में निहित होती है। उदाहरण, फोटो इलेक्ट्रिक सेल आदि। विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा आवेशों के प्रवाह से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसमें उपस्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, बल्ब जलना आदि। रासायनिक ऊर्जा। विभिन्न तत्वों या पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे चूने के पानी में डालने पर पानी का खौलना आदि। ध्वनि ऊर्जा। किसी वस्तु में कंपनों का कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। कंपनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें ही ऊर्जा निहित होती है। सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन निर्मित करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु नाभिक भी ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन या विखंडन की प्रक्रियाओं द्वारा इस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक में विद्यमान ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, न कि इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचल रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थित तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग सदैव समान रहता है। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। इस स्थिति में गुरुत्वीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता है। उपकरण। सौर सेल। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। ऊर्जा हीटर का जलना आदि। मोमबत्ती का जलना। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऊष्मा के स्रोत। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं तथा ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अथवा कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण व परिवहन में आसान हो, वह कदाचित सस्ता भी हो, ज़्यादा प्रदूषण न करे। ऊर्जा प्राप्ति के स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। जल विद्युत। जल से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि जीवाश्मी ईंधन की भांति जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की भी हमें कोई चिंता नहीं होती। तापीय विद्युत। कोयला, गैस, तेल आदि से उत्पन्न ऊर्जा तापीय विद्युत कहलाती है। तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त ठोस ईंधनों में कोयला सबसे प्रमुख ईंधन है। कोयले के प्रमुख घटक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन को जलाकर उसमें ऊर्जा उत्पादन की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु के नाभिक में नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत नाभिकीय बलों के कारण निहित ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत। पवन ऊर्जा। वायु से संबंध गतिज ऊर्जा ही पवन ऊर्जा है। जिन स्थानों पर वर्ष पर्यंत तेज हवाएं चलती रहती हैं वहां पर तेज हवा चलने से पवन चक्की का पहिया तेजी से घूमता है। इस घूर्णन शक्ति से विद्युत उत्पन्न होती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सागरीय तापीय ऊर्जा। यह सागर की दो सतहों के मध्य उत्पन्न तापांतर से प्राप्त ऊर्जा है। समुद्र की दो सतहों के मध्य इतने अधिक तापांतर का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में आए ज्वार भाटे के
भाटे से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। विद्युत उत्पादन के लिए ज्वारीय परास कम से कम 5 मीटर होना आवश्यक है। समुद्री लहरों की ऊर्जा या तरंग ऊर्जा, समुद्र की निरंतर उफनती लहरों की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। समुद्री लहरों से बिजली उत्पादन का भारत का पहला संयंत्र निझिंगम में लगाया गया है। समुद्री खरपतवारों से ऊर्जा, समुद्री पेड़ पौधों से जैसे इवोल्यूनिया, लमिनोरेरिया, मैक्रोसिस्ट आदि सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की गर्मी या ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर ताप में वृद्धि होती जाती है। एक अनुमान के अनुसार 80 किलोमीटर की गहराई पर ताप लगभग 120 से 3200 किलोमीटर की गहराई पर ताप लगभग 300 डिग्री सेल्सियस है। गोबर गैस या बायोगैस, यह जानवरों के मलमूत्र के वायु रहित अवस्था में अपघटन से उत्पन्न ऊर्जा है। बायोगैस गोबर कृषि अपशिष्टों, मानव मल और कूड़ों करकट के अपक्षय व जैव परिवर्तन से उत्पन्न की जाती है। इसमें बायोगैस संयंत्र प्रयुक्त होता है। इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं। गैसों के इस मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें लगभग 65% मीथेन होती है। यह एक उत्तम ईंधन है। बायोमास में वन और कृषि उद्योग आधारित अपशिष्ट व कचरा शामिल है, जैसे गन्ने की खोई, सरसों की तूरी, चावल की भूसी, विलायती बबूल, शहरों का ठोस कचरा आदि। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में से बायोमास ऊर्जा का एक परिवर्तनशील, विस्तृत, स्वच्छ एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के फैलाव को रोकने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सौर ऊर्जा, सूर्य किरणों से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा, यह हमारे लिए ऊर्जा प्राप्ति की असीमित स्रोत हैं। सूर्य से प्रतिवर्ष पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा का मान लगभग 1.6 × 10⁻18 kWh है, किलोवाट घंटा है। सौर ऊर्जा हमें ऊष्मा व प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है और सौर कुकरों, सौर हीटरों और सौर सेलों में सौर ऊर्जा इस्तेमाल होती है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करके ताप और विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऊर्जा संरक्षण, बढ़ते हुए उद्योगों में समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी गई। इस कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक दर से वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को अधिकांश पूर्ति जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती है। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों में भी विकास किए गए, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने तथा अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का अधिकांश उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता होने पर विद्युत साधनों का उपयोग करें। उपयोग के पश्चात इनका विद्युत संबंध विच्छेद कर दें। ऊर्जा के मितव्ययितापूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खाने पकाने के लिए सौर कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर आदि का प्रयोग करके ईंधन बचाया जा सकता है। रसोई गैस, केरोसिन स्टोव, चूल्हों, अंगीठी आदि का ईंधन को व्यर्थ नहीं जलने दिया जाना चाहिए। विद्युत परिक्षण में विद्युत के नुकसान को रोका जाना चाहिए। यातायात लाइटों अथवा किसी स्थान पर रुककर प्रतीक्षा करते समय वाहनों का इंजन बंद कर देने चाहिए। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि वाष्पशील होता है अतः इन पात्रों को ढक्कन को कस के बंद करना चाहिए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए जहाँ तक संभव हो सके गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। टायरों का दाब सही रखा जाना चाहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों, गोबर, भूसी, डंठल, कागज़, रसोई का कूड़ा करकट आदि का प्रयोग गैस ईंधन बनाने में करना चाहिए। वृक्षारोपण अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। गाँव में पशुधन की उपलब्धता को देखते हुए बायोगैस के अधिकाधिक उपयोग का बढ़ावा देना चाहिए। इस हेतु सामुदायिक भावना से काम किया जाना चाहिए। सरकार की अधिकाधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान आदि देने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में बायोमास संयंत्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट आदि से विद्युत उत्पादित की जा सके। औद्योगिक घरानों को मिनी विद्युत प्लांट लगाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट बनाए जाकर छोटे स्तर पर भी विद्युत उत्पादन का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ऊर्जा के नवीनतम साधनों की खोज की जानी आवश्यक है। महासागरीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 13वां टॉपिक, शक्ति, पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कार्यकर्ता द्वारा
कार्य टी समय में किया जाए तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था और संकेत W द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है या 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। मशीनों की शक्ति को अशुभ शक्ति में भी व्यक्त किया जाता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। वाट सेकंड WS यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। 1 WS बराबर 1 वाट गुणे सेकंड बराबर 1 जूल होता है। वाट घंटा यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। WH बराबर 3600 जूल। किलोवाट घंटा यह भी ऊर्जा निकाय का ऊर्जा का मात्रक है। WH बराबर 3600 जूल। 1 kWh बराबर 1000 वाट घंटा बराबर ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 हो जाएगा ये। अब आ गया परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। 2 सेकंड पश्चात पिंड का अंतिम वेग होगा 10√2 मीटर पर सेकंड पूर्व से 45 डिग्री उत्तर की ओर होगा। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m हो जाएगा। p²/2m। यदि P, F तथा A क्रमशः बल, दाब एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो सूत्र हो जाएगा P बराबर F/A। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का द्रव्य संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा 3 मात्रक होगा। 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो रहा है। 10 से 25 हो जा रहा है, मतलब 25 में से 10 घटाएंगे 15 होगा और 15 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मात्रक हो जाएगा। टी द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है। इसका संवेग होगा √2mE होगा। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान चौथाई हो जाएगा। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव का। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p, इसकी गतिज ऊर्जा p²/2m ही होगी। परीक्षा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी के केंद्र और किसी पिंड का भार होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब 1 गुणे 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एक बल F बराबर 5I + 3J न्यूटन एक वस्तु को 2I - J मीटर विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य क्या हो जाएगा? इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में से 3 निकल जाएगा, 7 जूल हो जाएगा। तो यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि हो तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी 0.05% की वृद्धि होगी। संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? टॉर्नेडो में। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होती है ना ही नष्ट होती है। एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण स्थिरता का जड़त्व है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र A बराबर V - U/T होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करेगी एंट्रोपी पर।
जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। द्रव का दाब निर्भर नहीं करता है बर्तन के आकार पर। एक एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? केवल संवेग। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि आंधी या झंझावात आने वाला है। उड़ते हुए वायुयान में गति होता है, स्थैतिक और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए हवाई जहाज या वायुयान में क्या होती है? स्थैतिक मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। एक खींचे हुए स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? आइंस्टीन। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? केवल 4 मतलब संधारित्र के लिए ऐसा हो सकता है।